राधे राधे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 मार्च के यानी कि शिफ्ट 1 के जीएस के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इंडेक्स है, तो हमने यहाँ पे 9 मार्च की चारों शिफ्ट कंप्लीट कर ली हैं, है ना। और आज हम 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं और 10 मार्च की सेकंड शिफ्ट के जो आंसर हैं वो आपको शाम को मिल जाएंगे। तो मैं 2 वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, तो आप देख लेना। ये टोटल 36 शिफ्ट है CHSL की, और ये हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो अभी हुआ था मार्च में। तो इसमें जो भी जी की आई है करंट में, तो वो हमारे हर एग्ज़ाम में शायद इम्पोर्टेंट हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं, तो आप इनको भी अच्छी तरीके से देखना और अपने शॉर्ट नोट्स भी तैयार करना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वाट इज़ द कलर ऑफ द आउटर जोन ऑफ कॉम्प्लीशन कम्ब्यूजन ऑफ अ कैंडल फ्लेम। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का जो कलर होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है आपका नीला। कैसा होता है? नीला होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो ये एक वेब एड्रेस के रूप में कार्य करता है। क्या होता है? वेब एड्रेस के रूप में कार्य करता है, जो कि इंटरनेट पर जो भी हम रिसोर्स की पहचान करना चाहते हैं उससे हमें आसानी होती है। URL का यूज़ करके यूजर जो होता है वो वेब ब्राउज़र में URL यानी कि टाइप करके वेब कंटेंट को एक्सेस कर सकता है ना, और उसे रीट्राइव भी कर सकता है। तो URL की फुल फॉर्म याद कर लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फुल फॉर्म दी हुई हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कि रैम है RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी मेमोरी होती है ना। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। CPU होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और GPU होता है आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और बायोस होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। HDMI होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा 4, यानी कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं। देखो शिकारी कहते हैं ओरियन को। जो ओरियन था ना वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि एक शिकारी का नाम था। उनकी पौराणिक जो कथाएं हैं ना उनमें शिकारी का नाम था, जो अपने शिकार की जो स्किल्स होती हैं ना उनके लिए फेमस था। एक मेथेन साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो ओरियन होता है ना वो सितारों के बीच में एक नक्षत्र के रूप में रखा गया है। कैसे? नक्षत्र के रूप में। ओरियन अपने जो चमकीले जो स्टार्स के लिए जाना जाता है, जिसमें जैसे कि बेटेल गैस है ना, एंड जो रिसोल है ना वो भी इसमें शामिल है ओरियन स्टार्स में। तो ये क्वेश्चन आपका शायद समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोजेनिक फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है। तो बहिर्जनित बल का मतलब जो बाहर से लगाया जाता हो, तो वो कौन सा है? तो ये है पवन यानी कि विंड है। आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड हरियाणा विन इन द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते थे। तो हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें उन्होंने जीते थे 137। कितने? 137 यानी कि 137 पदक जीते हैं। देखो ये एक स्पोर्ट्स फॉर ऑल एंड स्पोर्ट फॉर एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के लिए ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट किए गए थे। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर, यहाँ पे कुछ नोट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था 2022 का, जो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था, है ना। 31 जनवरी से और ये 11 फरवरी तक चले थे 2023 तक। ये मध्य प्रदेश के जैसे कि भोपाल है, बालाघाट है, मंडला, महेश्वर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर और इंदौर में आयोजित किए गए थे। इस खेल में जो कुल खेल शामिल किए गए थे वो 28 खेल शामिल थे। इस बार खेलों में ब्रेक डांस और मलखम्ब को भी शामिल किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है वो 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में की गई थी। कब? 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर इसका 5 का कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन। हरियाणा ने 137 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द कंज्यूमर एंड फॉर अ गुड मस्ट बी। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए। तो किसी वस्तु के लिए जो उपभोक्ता की मांग है वो क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा वस्तु की कीमत से प्रतिलोम संबंध, यानी कि इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ गुड। वो इन्वर्सली रिलेटेड होनी चाहिए उस वस्तु की प्राइस से। तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है
विच ऑफ द फॉलोइंग डू डज नॉट कम अंडर यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो 7वीं सूची की जो संघ सूची है ना, उसमें कौन सी चीज़ इनमें से नहीं आती। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा फर्स्ट, यानी कि इंटॉक्सिकेटिंग जो लिक्विड होते हैं, मादक लिकर, वो नहीं आते हैं। तो क्या होगा, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स होंगे, तो वो जो संघ सूची है उसके अंतर्गत नहीं आते। यानी कि आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि जो बैंकिंग है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है ना, और ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट है, वो इसके अंदर रखे जाते हैं, किसके, संघ सूची के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेक्सुअल फ्रॉम प्रोडक्शन इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। तो पौधों में जो अलैंगिक रूप में नहीं है वो कौन सा है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा परागण। क्या है, पॉलिनेशन जो होता है वो पौधों में अलैंगिक रूप नहीं होता। देखो यहाँ पे जो परागण है ना, ये होता क्या है वैसे, एक फूल के नर से मादा भाग में जो पराग का स्थानांतरण होता है ना, जिससे बीज बनता है, उसी को परागण कहते हैं, यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियम लीग के 15वें संस्करण के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द 15th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि IPL में नहीं पहुंच पाई है। तो कौन सी टीम नहीं पहुंच पाई सर, होगा वो आपका होगा 4, यानी कि मुंबई इंडियंस जो हैं वो IPL में नहीं पहुंच पाए हैं। तो 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो प्लेऑफ में खेलने वाली जो टीमें थी वो कौन कौन सी थी, गुजरात टाइटंस थी, है ना, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जॉयंट्स, है ना, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर थी। IPL जो है 2022 का 15वां जो संस्करण था वो 26 मार्च 2022 से शुरू हुआ था। कब से, 26 मार्च 2022 से शुरू हुआ था। गुजरात टाइटंस ने चैंपियनशिप के अपने पहले सीजन में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर अपना पहला खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु रिसीव्ड द व्यास सम्मान फॉर द नोबल पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला है। तो व्यास सम्मान किसे मिला है, तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर सेकंड, यानी कि प्रोफेसर शरद पगारे जी हैं, उनको पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का क्या नाम है। तो जो आयुष्मान भारत है उसको चलाने वाली जो संस्था है उसका नाम है आपका यहाँ पे NHA। क्या है, NHA। NHA की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। क्या होगी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पांड्याज। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। तो पांड्यों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा मदुरई। क्या थी, मदुरई। देखो पांड्याज जो वंश था ना, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। पांड्याज वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने 560 से 1300 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था, है ना। उनका राज्य मृदुर रामनाथ जो था, वर्तमान में उसको मदुरै नाम से जानते हैं हम, और त्रिनेवली जिलों में वो फैला हुआ है। उनकी राजधानी क्या थी, मदुरा थी। क्या थी, मदुरा। जैसे तमिल भाषा में क्या कहते हैं, मथुरा भी कहते हैं। किंवदंती के आधार पर यह भी कहा जाता है कि जो पांड्याज के जो शासक थे ना, वो महाभारत के कुरुवंशियों की, पांडवों की संतान थे। किसके, जो महाभारत में पांडव थे उनकी संतान कहा जाता है पांड्याज को। पांडवों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो मेगस्थनीज ने किया था अपनी, उसकी मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी थी, तो इंडिका थी, उसमें किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, तो ये है इंडिका। 13 है, मोहिनी अट्टम भारत के डैश से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। तो ये किससे, मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है, तो मैंने बताया था मोहिनी कहाँ पे रहती है, तो मोहिनी केरल में रहती है। कहाँ पे रहती है, केरल में। तो ये मोहिनी अट्टम डांस कहाँ का हो गया, ये केरल का डांस हो गया। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी। तो पहली सूती कपड़ा जो मिल थी वो कब शुरू की गई थी, तो वो की गई थी 1861 में। कब, 1861, यानी कि 30 मई 1861 में हुई थी। और किसने करी थी, राव बहादुर रणछोड़लाल थे, है ना, रणछोड़लाल छोटेलाल उनका पूरा नाम था, उन्होंने स्टार्ट करी थी। ये एक कताई का कारखाना था जिसमें जो 63 जो वर्कर थे वो काम करते थे। भारत में अगर क्वेश्चन आए कि पहली जो सूती कपड़ा मिल थी वो कहाँ पे खोली गई थी, तो वो कलकत्ता में खोली गई थी। और वो कब खोली गई थी, 1818 में। कब, 1818 में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है। तो कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति होगी, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, एशियाई जो भैंस है ना वो यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति होंगी किसकी, IUCN के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो इंग्लिश की जो फॉर्म है उसमें आपका यहाँ पे भी थर्ड है, एशियाटिक बफेलोज। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2022 बैन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडियाज एंड ईयर्स। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके सहयोगियों पर डैश वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो PFI ने कितने साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5। तो 16 का यहाँ पे 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर 1 वर्ड टू द लेफ्ट इन MS वर्ड 365। यानी कि MS वर्ड में 365 में कर्सर को एक वर्ड से अगर हमें लेफ्ट साइड लेके जाना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। किसका करेंगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का यूज़ करेंगे। देखो जहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो जो टेक्स्ट के सिलेक्शन का जो प्रेजेंट में हमारा टेक्स्ट होता है उसको सेलेक्ट करके कर्सर की स्थिति के बाईं ओर बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे हम शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस पेज अप है ना, कंट्रोल प्लस पेज अप इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को तेज़ी से स्विच करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्या, स्विच करने के लिए। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है शिफ्ट प्लस पेज अप, इसका यूज़ करते हैं टेक्स्ट को वर्तमान कर्सर से एक पेज ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं। इसकी हेल्प से क्या, टेक्स्ट को जो प्रेजेंट में जो टेक्स्ट है उसके कर्सर को एक पेज के ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं CHSL में, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की कुछ इंपॉर्टेंट लर्न करनी पड़ेंगी और इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसको भी देख लेना। 18 है, जबलपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, नर्मदा। किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। देखो नर्मदा नदी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। नर्मदा नदी क्या होती है, जो अक्सर मध्य भारतीय राज्य यानी कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, जो कि अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक पठार से। और ये क्या करती है, अरब सागर में गिरती है और अरब सागर में गिरने से पहले ये मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर के निकलती है। जबलपुर के पास एक बेड़ा घाट में नर्मदा नदी के साथ प्रमुख आकर्षणों में एक संगमरमर की चट्टान बनी हुई है। क्या है, संगमरमर की चट्टान। और जो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार सरोवर जो बांध है वो भी यहाँ पर नर्मदा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। जैसे चंबल नदी है ना, चंबल नदी क्यों फेमस है, चंबल नदी चंबल घाटी का निर्माण करते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बहती है। चंबल कहाँ पे बहती है, राजस्थान और वहाँ पे मध्य प्रदेश में। देखो चंबल से आप एक अगर इसे भूलो ना, तो ये देखो राजस्थान में क्या पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। तो चंबल जो है वो भी तो एक तरीके यहाँ पे वही होती है, कंक्रीट वगैरह, तो वो भी यहाँ पे आपको कहाँ से मिलती है, राजस्थान से ही आती है ज़्यादातर चंबल। तो आप याद कर सकते हो कि चंबल नदी कहाँ बहती है, राजस्थान में, और यहाँ पे MP में भी बहती है। अपनी ऊबड़ खाबड़ चट्टानों है ना, गहरी घाटियों और विभिन्न वन्य जीवन के लिए ये फेमस है। चंबल नदी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का घर है, एक संरक्षित क्षेत्र जो 3 राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। अभ्यारण्य विभिन्न लुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं एक सुरक्षित आश्रय यहाँ पे प्रदान करता है, जैसे कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय जो कि घड़ियाल, मगरमच्छ है ना, मायावी गंगा नदी, डॉल्फिन शामिल हैं। तो वो भी यहाँ पे किस में पाए जाते हैं, चंबल नदी में पाए जाते हैं। गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारी इंडिया की होली रिवर कही जाती है। तो गंगा के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। वैसे बताओ, पता है, सबको ही पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी के यानी कि बालों से जो निकली हैं वो क्या है, गंगा नदी है ना। पता है जब गंगा नदी को भागीरथ जी वहाँ पे लेने गए थे ऊपर स्वर्ग से, तो उन्होंने कहा था कि इनका जो बहाव है वो इतना तेज़ है कि ज़मीन पर ये बह नहीं पाएंगी, मतलब फ्लो हो नहीं सकती हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई होना चाहिए जो कि इसे कंट्रोल कर पाए। तो फिर जब भागीरथ जी वहाँ से गंगा जी को लेके आए तो फिर शिव जी से उन्होंने प्रार्थना करी थी, तब शिव जी ने उनको अपने बालों में जगह दी थी गंगा जी को। तो आपको पता ही है जो गंगा जी है वो शिव जी के बालों से, मतलब उनके जो बाल हैं उनसे निकलती हैं, है ना।
और आपने एक और चीज़ देखी होगी शिव जी के मंदिरों में कि शिव जी के ऊपर एक मटका रखा रहता है, उसमें से पानी की बूंद टपकती रहती है, क्योंकि शिव जी को पानी पसंद है इस वजह से, यानी कि गंगा जी उनके ऊपर रहती है ना हमेशा, इसीलिए हमेशा उनके ऊपर से जो पानी है ना वो टपकता रहता है। हर हर यहाँ पे अगर शिव जी का मंदिर होगा आपको वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर ये दिख जाएगा। पर हाँ, ज़्यादातर कुछ शिवलिंग ऐसी हैं नॉर्मल जो विलेज वगैरह या टेम्पल होते हैं उनमें ये ऊपर पानी नहीं रखा जाता शिव जी के, लेकिन बहुत सारी जगह पर रखा भी जाता है। तो गंगा नदी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी? सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से, और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? ये मिल जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों से होकर भी निकलती है। ये जो है उसमें अधिक तरह से क्या पाई जाती हैं? डॉल्फिन पाई जाती हैं, जो कि अब गायब हो गई हैं, कम हो गई हैं, जिसे गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गंगा डॉल्फिन। ये डॉल्फिन अपनी अनूठी उपस्थिति के लिए जानी जाती हैं और इन्हें भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु भी कहा जाता है। अगर हम कहेंगे कि हमारे इंडिया का नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है, तो वो डॉल्फिन ही है ना। और आपको बताइए कि जो व्हेल और जो डॉल्फिन वगैरह मछली होती हैं वो स्तनधारी होती हैं, है ना। गोदावरी नदी के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। गोदावरी नदी क्या होती है? गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? दूसरी सबसे। फर्स्ट क्या है? गंगा। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1465 किलोमीटर है ना। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कहाँ कहाँ से गुजरती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर के निकलती है। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं जैसे कि प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और वर्धा नदियाँ शामिल है। प्राणहिता पुष्करालू नामक संस्थान पर गोदावरी व प्राणहिता नदियों का संगम अत्यधिक शुभ भी माना जाता है। तो गोदावरी नदी भी आपको समझ में आ गई होगी। आप इनके कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना। Question number 9. Schooling of girls is non-traditional livelihood has been included in which flagship scheme? गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो लड़कियों का कौशल है वो किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो आपको पता होगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ये स्कीम 2015 में स्टार्ट हुई थी। कब? 2015 में। कथक इज़ द प्रिंसिपल डांस ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया? जो कथक है वो कहाँ का डांस है? तो ये कहाँ का डांस हो सकता है? मैंने आपको यहाँ पे जो क्लासिकल डांस है ना उसकी एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। आपको ये सारे डांस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो कथक डांस कहाँ का है? तो ये है हमारे उत्तर भारत का, ईस्टर्न इंडिया। कहाँ का है? ईस्टर्न इंडिया। तो हम कुछ अपने 8 शास्त्रीय नृत्य जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है। मैंने बताया था कि जो भरत है वो कहाँ पे रहता है? तो वो तमिलनाडु में रहता है, तमिल में रहता है, तो इसीलिए भरतनाट्यम कहाँ का डांस हो गया? तमिलनाडु का। कथक ये उत्तर प्रदेश का डांस हो गया। कथकली, इसमें क बार बार आ रहा है तो ये कहाँ का हो गया? केरल का। कुचिपुड़ी हमने अंधेरे में खाई थी, तो आंध्र प्रदेश का डांस है। ओडिसी तो आप समझ ही जाओगे, उड़ीसा का। शास्त्रीय जो नृत्य है वो असम का है। असम में भी आता है, इसमें भी आ रहा है। मणिपुरी भी समझ जाओगे, मणिपुर। और जो मोहिनी अट्टम है वो कहाँ का है? केरल का। तो मोहिनी कहाँ रहती है? केरल में रहती है। पता है आपको जो मोहिनी अट्टम डांस है ना, ये विष्णु भगवान के नाम पे रखा गया है, क्योंकि विष्णु भगवान जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे विष्णु भगवान ने एक लेडीज क्या कहते हैं मोहिनी रूप धारण किया था, यानी कि लोगों को आकर्षित करने वाला जो रूप था ना उस तरीके का इन्होंने धारण किया था। इस वजह से इस डांस को भी मोहिनी अट्टम नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रोविजन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर मेंशन अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपका 10वीं अनुसूची में। किसमें किया गया है? 10वीं अनुसूची में। तो आपका 12 का 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। शांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? तो इसको पढ़ के पता चलेगा। तो फर्स्ट है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये सही है, बड़ा महासागर है। अगला है सेकंड पॉइंट है, यानी कि मैरियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। जो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान भाग है मरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी करेक्ट है। प्रशांत महासागर का जो आकार है वो ओवल शेप में होता है, यानी कि अंडाकार होता है, ये गलत है, अंडाकार नहीं होता।
फोर्थ ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, शन। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी इससे सही होगा। तो हमारा जो आंसर होगा इस ऑप्शन का कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन, यानी कि प्रशांत महासागर के संदर्भ में ये वाला स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा कि वो अंडाकार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश वॉन द फीफा वुमेन्स बास्केट वर्ल्ड कप 2022। फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका ने जीता है। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके यहाँ पे शहबाज शरीफ। कौन बने हैं, शहबाज शरीफ। ये पाकिस्तान के निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कैसे, निर्विरोध। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज हमने 25 क्वेश्चन करें और नेक्स्ट 25 जो सेकंड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो इवनिंग में मिल जाएगी। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे हर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को यहाँ पे हम डिस्कस कर पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किस एग्ज़ाम पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस एग्ज़ाम पे वीडियो चाहिए, है ना। यानी कि जो एग्ज़ाम आपका सबसे पहले आने वाला हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब लोग एक जैसे ही हैं, क्योंकि हम किसी भी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करते। हमें चाहिए ओनली गवर्नमेंट जॉब, फिर वो चाहे एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, मतलब कोई सी भी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हो, है ना। तो हमें इसके लिए अपनी जीएस पोर्शन ही नहीं, सारी सब्जेक्ट जो होती हैं उनको क्लियर करना होगा, अच्छे से समझना होगा। और अगर आप जीएस, इतना बड़ा सिलेबस है कि हम उसे कंप्लीट नहीं कर सकते, और जीएस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना, नई नई स्कीम्स, नई नई यानी कि प्लान्स, बहुत सारी चीज़ें नई नई बनती जा रही हैं। तो हमारे लिए जो जीएस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है एक तरह का। तो उसमें लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं ना उनको कवर करें। क्या पता हमारे उन्हीं क्वेश्चनों में से, उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए तो हम शायद अटेंड कर पाएँ। जो कुछ लोग होते हैं 1-2 मार्क्स की वजह से रह जाते हैं, तो उनको वो 1-2 मार्क्स वो अपने इम्प्रूव कर पाएँ उस चीज़ में। तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हमको हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा, तभी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहना, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।